नमस्कार। गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक खोले जाने को लेकर जहां स्थानीय लोग और कुछ राजनीतिक सामाजिक संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर अब सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नियम के विरुद्ध किसी भी कोल माइंस को नहीं दिया जा सकता, जो नियमों में होगा उसे भी रोका नहीं जा सकता। हसदेव अरण्य को बचाना है तो केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए। वहीं विपक्ष ने आज इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सरकार पर आरोप लगाए कि कोल ब्लॉक आवंटन राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकता है। इसके अलावा इस पूरे मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की सहमति को लेकर भी भाजपा ने कहा कि पहले वे इस्तीफा दे, उसके बाद आदिवासियों के विरोध में खड़े हों। हसदेव अरण्य को, जंगलों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ के जंगलों को बचाने के लिए, वनवासी आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, यहां के जल, जंगल और पानी को बचाने के लिए, हसदेव बैराज को बचाने के लिए, यहां की सिंचाई की सुविधा को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत प्रभावित वनवासी आदिवासियों के साथ में खड़ी है। हम भूपेश बघेल सरकार और भूपेश बघेल जी से आग्रह करेंगे कि वो झाड़ों की कटाई तुरंत बंद करें और इस कटाई को बंद करके जो वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं वो वैकल्पिक रास्ते अपनाएं और छत्तीसगढ़ का जो फेफड़ा हसदेव अरण्य के जंगल हैं, जो सेंट्रल इंडिया के सबसे खूबसूरत जंगल हैं, उन जंगलों को कटवाकर छत्तीसगढ़ की आत्मा की जो वो हत्या कर रहे हैं, इसको बंद करें। और अगर देखिए, जहां तक के कोल ब्लॉक आवंटन की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किया। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है, तो सारे जो नियम हैं वो केंद्र सरकार के। अलाटमेंट भी करने का अधिकार उनको है और अनुमति देने का अधिकार उनको है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कांकेर में ये बोला था कि ये जितने आंदोलन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के पास मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। बृजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है, तो भारत सरकार से मांग करे कोल आवंटन की, खदान आवंटन के, उसे निरस्त कर दे। चलिए, जंगल कटाई किसी खेल पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। अनुराग अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास आऊँगा। सरकार आपकी जंगल कटाई का खेल चल रहा है और अरण्य जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी पेड़ काटे जा चुके हैं। विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आपका जिस तरह से जो कटाई का खेल चल रहा है उसमें आपका हाथ है, आप रुकवा क्यों नहीं देते इसको? सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता मानसिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। कोल खनन जो है पूरी तरह से केंद्र सूची का विषय है। खदानों के अलाटमेंट से लेके विस्तार या किसी भी अवस्था में किसी भी स्तर पे उसको निरस्त करने का पूरा अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है। आपको याद होगा विगत दिनों जब इनके केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी जी रायपुर आए थे तो उनका ये बयान था कि कोल बेरिंग एक्ट में ग्राम सभा की सहमति का कोई प्रावधान नहीं है। ये लगातार राज्य सरकार के आपत्ति को दरकिनार करते रहे। वहां के स्थानीय ग्राम सभा 470 से ज्यादा आपत्ति लगी थी। ये स्थिति कब उत्पन्न हुई सोनू जी, उस पर हमको जाना चाहिए। 2014 से पहले तो यह स्थिति नहीं थी जी। 2010-11 में तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे जयराम रमेश जी ने 9 स्थान को नो गो एरिया चिन्हित किया था। उसमें छत्तीसगढ़ का ये तमोर पिंगला, हसदेव अरण्य, बादलखोर और सेमर सोद भी था। मारना नदी का एरिया भी था। और मोहम्मद अकबर जो हमारे वन मंत्री हैं, उन्होंने 20 जून 2020 को केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री को जावड़ेकर जी थे, उन्होंने स्पष्ट पत्र लिखा था उस संदर्भ में जब ये प्रक्रिया शुरू होने वाली थी उसके पहले। और भौगोलिक संरचना और वो जो वनांचल है वहां पर जो 85 से 90% जो क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित है। पूरी
भौगोलिक परिस्थिति, पर्यावरण के संदर्भ में जानकारी दी गई। उसके बाद भी, क्योंकि ये कोल माइनिंग केंद्र सूची का विषय है, आवेदन की प्रक्रिया भी वहीं से शुरू होती है। और जो यूपीए के टाइम पे जो नो गो एरिया घोषित किया गया था, कमर्शियल माइनिंग के लालच में चंद पूंजीपतियों को उपकृत करने के लिए सोनू जी अक्टूबर 2014 में अध्यादेश लाया गया और कमर्शियल माइनिंग देश में पहली बार शुरू किया गया। और उस समय 2014 से लेकर 21 तक तो जो आवंटित किए गए, जो कोविड काल में आपको याद होगा 41 खदानों का जो कोल इंडिया लिमिटेड के थे उसको निजी पूंजीपतियों को दिया गया, उसमें 9 खदानें छत्तीसगढ़ की थी। तब तो राज्य सरकार से नहीं कहा गया। और जब अध्यादेश आया था सोनू जी, उस समय स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मोदी सरकार ने यह कहा था कि राज्य सरकारों के जो पावर हाउस हैं उनको प्रमुखता से कोयला का आवंटन होगा। और यह बाध्यता भी है कि देश के संसाधन जो हैं वो सार्वजनिक संपत्ति हैं और उनका दोहन जो है वो सावधानी से होना चाहिए। आज पर्यावरण भी जरूरी है, सीमेंट, स्टील और बिजली के लिए कोयला भी जरूरी है। तो इसके लिए जो है लगातार देखिए ये बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हैं। यदि इनमें साहस है तो 10-10 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, ये मोदी सरकार से क्यों नहीं मांग करते कि जो 2014 से पहले की स्थिति थी, जो नो गो एरिया में हसदेव अरण्य और महान नदी का क्षेत्र आता था, जिस पर राज्य सरकार ने भी पत्र लिखकर अवगत कराया था, उस नो गो एरिया में माइनिंग की अनुमति न दी जाए। वो तो केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, किसी भी स्थिति में किसी भी स्टेज पर वो निरस्त करने का अधिकार है उनको। तो ये केवल राजनीतिक नौटंकी करना चाहते हैं और ये आदिवासियों की हितैषी होने का ढोंग करना चाहते हैं सोनू जी। असलियत इनकी जो है वो बस्तर की जनता ने भी भोगा है। 3 लाख से अधिक लोगों को पलायन के लिए मजबूर रमन सरकार ने किया। और ये बताएं, राज्य सरकार की आपत्ति सहित 470 ग्राम सभाओं की आपत्ति थी। उसके लिए तो इनके केंद्रीय मंत्री कह देते हैं कि वो कोल बेयरिंग एक्ट में जो है वो ग्राम सभा जो 5वीं अनुसूची जो संविधान का भाग है जिसमें उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं उसको भी बाईपास कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक नौटंकी करने के बजाय केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को ये पत्र लिखे, 10-10 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। और पर्यावरण की दृष्टि से निश्चित रूप से जो पेरिस समझौता हुआ है उसके तहत भी ये सही नहीं है। और तमाम केंद्रीय एजेंसी है, एनजीटी है, एनआईसीए है, एनबीडब्ल्यूएल है, तो उनके मापदंड के अनुसार भी ये राज्य सरकार को, देखो राजस्थान का मामला है सोनू जी, क्योंकि राजस्थान भी कांग्रेस शासित प्रदेश है, इसलिए ये दिखाना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार की भूमिका होती है। संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार जो है शर्तों के अधीन काम करने के लिए बाध्य है। बिल्कुल। उचित शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। खनिज संसाधनों की लूट मची है, जंगल कटाई का खेल दुनिया भर में चल रहा है, भारत ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, अगर दुनिया की अगर हम बात करें तो लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के पेड़ काटे जा चुके हैं 20वीं शताब्दी से अब तक, और 15 से 20 अरब सालाना पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरण जरूरी है या फिर खनिज संसाधन जरूरी है, कोयला जरूरी है? आपकी राय? देखिए, इसमें पूरे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसमें अगर हम सोनू केवल हिंदुस्तान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हम अगर वैश्विक परिवेश में ना जाए, केवल हम छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में ये जो कहा गया था कि 2030 तक हमारी कोयले पे डिपेंडेंसी कम होगी, 2027 तक, लेकिन उस ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बजाय और कोयले की खदानें खोदी जा रही है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। अब जिस हसदेव अरण्य की बात कर रहे हैं हम वहीं पे अपनी बात को केंद्रित करते हैं जी। कि हसदेव अरण्य की जो बात है वहां पे जो राजस्थान को हमने दिया वो 10 लाख मीट्रिक टन वहां से माल निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए दिया। 10 लाख से फिर वो 15 लाख हो गया, 15 लाख से 18 लाख हो गया। तो कोयले पे डिपेंडेंसी कम होने की जो प्रतिज्ञा लेते हैं, जो एक अमेंडमेंट पास होता है, जो पूरे विश्व में हम बताते हैं कि हमने अपनी कैपेसिटी कम करने की पोजीशन में हम आ गए हैं, यहाँ उल्टा आप कोयले की कैपेसिटी और खपत बढ़ा रहे हैं। तो किस ओर जा रहा है हिंदुस्तान, ये तय होना चाहिए। हमको कोयले के जिस तरीके से आप उठाव कर रहे हैं, खदानें खोद रहे हैं, जिस तरीके से पेड़ काट रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए कि आप किस ओर जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप उस ओर कोई काम ही नहीं कर रहे जो आपने प्रतिज्ञा ली है, जो आपने विश्व को बताया कि हम इस तरह काम करना चाह रहे हैं और 27-28 तक हम बहुत डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, लेकिन होती नजर नहीं आ रही। दूसरा, ये अगर हम फिर हसदेव की अब आ जाते हैं तो हसदेव में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी तो जिसको बोलना चाहिए कि पूरी की पूरी ये जो भारतीय जनता पार्टी पूरी ये नौटंकी कर रही है। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी केदार कश्यप जी द्वारा
पूर्व कृषि मंत्री के द्वारा जो भी थी वो कोरी नौटंकी है कि वाकई सच है कि ये परमिशन भी केंद्र भी दे, विरोध भी आप कर रहे हैं, तो आप 3 करोड़ जनता को आप बेवकूफ समझ रहे हैं कि आप बताना क्या चाह रहे हैं कि आपको अगर वाकई कुछ करना है, आप तो बोल दिए कि उनको रिजाइन करके शामिल हो जाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, आंदोलनकारियों से आपको चिट्ठी लिख सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चिट्ठी लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे की नौटंकी कर रही है। अब आती है कांग्रेस में। कांग्रेस क्या, आप बताइए, कांग्रेस जो है वो अगर इतनी ही ईमानदार है तो इनके बड़े नेता जब आए थे छत्तीसगढ़ तो बोल के गए थे कि हम आदिवासियों को जगह उनको ही हम बहाल रखेंगे, हम न पेड़ काटने देंगे और आदिवासियों को जल जंगल जमीन पे हम काम करेंगे। वही बात पे तो जब इनके नेता आए थे तो अपने नेताओं की बात पे क्यों नहीं खड़े हुए? आज नगर प्लांट को आप बोलते हैं कि केंद्र अगर बेचेगा तो हम बेचने नहीं देंगे। आप फिर छत्तीसगढ़ में हंसने और पे ये बात क्यों नहीं बोलते? क्यों आप दोनों तरफ से देखिए, जिस खदान को जिन्होंने लिया है, जिस अडानी ग्रुप जो काम कर रहा है वो पॉलिटिकल राजपूत है। पॉलिटिकल राजपूत से मेरा मतलब है कि वो राजा के पूत है। अब राजा कौन है हिंदुस्तान में, सोनू आप जानते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिखा दिया है कि भाई उन्होंने पॉलिटिकल बुलेट भी वो रखे हुए हैं और वॉलेट भी रखे हुए हैं। तो जिससे भी काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सरकार को उन्होंने किस तरीके से डरा के रखा है मालूम नहीं, लेकिन उनके लाइजरा छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत करीबी है। स्पष्ट रूप से वकील साहब को मैं बताना चाहूंगा, वकील साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अडानी की लाइजनिंग कौन करता है, अडानी का आदमी कौन है, अडानी के ऐसे कौन से शख्स है जो कांग्रेस सरकार के इर्द गिर्द घूमते हैं और जो कांग्रेस सरकार के जो फैसिलेटर बने हुए हैं, विधायकों को मैनेज करते हैं, जो फैसिलेशन का काम करते हैं, वो तो आपके खुद के सबसे नियर एंड डियर बने हुए हैं वर्तमान सरकार के। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस सरकार जो है वो बुरा भी नहीं बनना चाहती और भला भी नहीं करना चाहती है। बिल्कुल। तो 3 करोड़ जनता को ये दोनों ही पार्टियां बेवकूफ बना रहे हैं। आपके 10-10 सांसद हैं, आप संसद में कुछ नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखेंगे, यहाँ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके विरोध करेंगे और बताएंगे कि हम छत्तीसगढ़ के पर्यावरण के लेके बहुत चिंतित है, आदिवासियों को लेके बहुत चिंतित है, क्योंकि अभी तो ये करीब आए नहीं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इनकी हस्बे और को लेके जी। इसके पहले तो कोई इन्होंने कदम उठाया नहीं, इन्होंने विरोध किया नहीं, कोई भी सांसद तो इनका बोला नहीं। आम आदमी पार्टी का ये मूल विषय है, तो शायद इस कारण इनको लगा कि जब दूसरी थर्ड फ्रंट भी इस विषय में बोलने लगी है तो हमको बोलना चाहिए, लेकिन बोले कैसे? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल केंद्र में बैठे उन लोगों ने परमिशन दी है। बिल्कुल। अनुराग अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उचित जी, दोनों कहना चाहूंगा कि दोनों ही सरकार जी उस राजपूत से फैसिलेटेड है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व केंद्र में बैठी वो भी फैसिलेटेड है, छत्तीसगढ़ की सरकार भी फैसिलेटेड है। बिल्कुल, फैसिलेटेड पॉलिटिकल सिस्टम हमारा बन चुका है। अनुराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, पॉलिटिकल बुलेट भी प्रधानमंत्री के पास, केंद्र सरकार के पास कोल आवंटन का पूरा काम है, केंद्र सरकार आवंटन का काम करती है। प्रधानमंत्री दुनिया को बता रहे हैं कि हम कोयले की डिपेंडेंसी 27-28 तक बिल्कुल कम कर देंगे, लेकिन स्थिति जो लगातार बिगड़ती चली जा रही है, कोयले की खपत लगातार बढ़ रही है और आप छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को क्यों पत्र नहीं लिखते हैं आप? दिल्ली में क्यों प्रदर्शन नहीं करते हैं आप? जी गजब बात करते हैं। सबसे पहले चूंकि मैं देर से जुड़ा हूं इसलिए क्षमा चाहता हूं और मैं आज मान के चलता हूं कि माननीय उचित जी आप प्रवक्ता के रूप में इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं उनकी आखिरी की कुछ 1 मिनट की बातें सुन पाया, पूर्ण रूप से मुझे लगा कि आम आदमी प्रवक्ता के रूप में माननीय उचित जी हैं। अब एक बात बताइए सोनू जी कि इस कोल ब्लॉक हसदेव अरण्य का लाभदायी कौन है? लाभदायी है राजस्थान सरकार, देने वाला कौन है? देने वाला है छत्तीसगढ़ सरकार। माननीय सुरेंद्र जी की बातों को सुन रहा था, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार नौटंकी कर रहा है। मुझे एक बात बता, कांग्रेस सबसे पहले अपनी स्थिति क्लियर करे कि क्या वो वहां पे अरण्य में पेड़ काटना चाहती है कि नहीं चाहती है, वहां पे आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा करना चाहती है कि नहीं चाहती है, और कांग्रेस क्या वहां पे कोल की खुदाई करना चाहती है कि नहीं करना चाहती? क्योंकि कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में बड़ी अजीब सी नूरा कुश्ती चल रही है। चुनाव के पहले माननीय राहुल गांधी जी आते हैं, वहां के आदिवासियों से मिलते हैं और कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में एक पेड़ नहीं काटने देंगे, वहां पे आदिवासियों की संस्कृति से सभ्यता से हमारे साथ हैं। 3 साल तक ये मामला रुका रहता है और भूपेश बघेल जी अड़ जाते हैं कि वहां पे कोल ब्लॉक नहीं दिया जाएगा। गहलोत जी आते हैं, बात करते हैं, उसके बाद तो मना कर देते हैं। फिर अगले बार बैठक होती है इनके आकाओं के साथ, वो कौन सी शक्ति है ये छत्तीसगढ़ की जनता को बताना पड़ेगा कि जिनके बोलने के बाद मात्र 3 महीने में
ये कोल ब्लॉक की अनुमति दे देते हैं और अब पुलिस सामने खड़े के ग्रामीणों के विरोध के बावजूद कोल ब्लॉक खनन की बातें करवाते, पेड़ कटवा रहे हैं। अब राहुल जी अगर गलत हैं तो राहुल जी इस्तीफा दें, अगर भूपेश जी गलत है तो राहुल जी भूपेश जी को बाहर निकाले। अब एक नया मोड़ कल यहाँ पे आ गया है कि मंत्रिमंडल के सहयोगी के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंह वहां पे जाते हैं और वहां के आदिवासियों को कहते हैं कि गोली चलेगी तो पहली गोली मैं खाऊंगा, क्यों गोली खाने की आवश्यकता। फिर यू टर्न लेते हैं भूपेश बघेल जी, आधा घंटा पहले बयान जाती है, मंत्री जी आपको गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं चाहेंगे तो एक दंगाल भी नहीं कटेगी। मुझे तो लगता है जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, ये छत्तीसगढ़ की जनता को नासमझ समझ ली है। अरे भाई इतनी नूरा कुश्ती क्यों? केंद्र सरकार का मामला है, निसंदेह मामला है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि जो पर्यावरण क्लियरेंस का पूरा मामला छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन है। ये कहते हैं कि अगर इसको रद्द कराना है तो केंद्र सरकार के पास जाओ, जनता मंतर में जाके धरना दो। क्यों धरना दो भाई? आप क्लियरेंस दीजिए मत, धरना देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, कोल ब्लॉक खुदेगा ही नहीं। वास्तव में पूर्ण रूप से निजी हित में ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। और अभी माननीय सुरेंद्र जी कह रहे थे कि जी रमेश जी ने नो गो एरिया घोषित किया था। 2011 में रमेश जी ने इसी एरिया को खोदने की अनुमति दी थी और यूपीए सरकार ने ये आवंटन किया है। लगातार झूठ पे झूठ मत बोलिए साहब। अगर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़े हैं तो खड़े रहिए। जनता ने प्रचंड बहुमत आपको दिया है, आपके पाले में गेंद है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे अगर खुदाई ना हो तो आप पर्यावरण क्लियरेंस रोक दीजिए। कानून के अंदर बात कर रहा हूं मैं, कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। ये कानून कहता है, केंद्रीय कानून, जिस कानून की दुहाई सुरेंद्र जी के दे रहे थे, वो केंद्रीय कानून कहता है कि अगर राज्य सरकार चाहे, राज्य सरकार अगर पर्यावरण क्लियरेंस ना दे तो खुदाई रुक जाएगी। अब आप अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए, अपने निजी हित में इस प्रकार का कृत्य मत कीजिए जिससे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो और छत्तीसगढ़ की नूरा कुश्ती करके छत्तीसगढ़ की जनता को नासमझ को कम से कम मत समझिए। सुरेंद्र जी जवाब देंगे। सुरेंद्र जी, पहले राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आते हैं, कहते हैं कि एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री भी आंदोलनकारियों के समर्थन में उतरते हैं और आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। आप क्लियरेंस पर रोक क्यों नहीं लगा देते हैं? सोनू जी, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है और बहुत स्पष्ट है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो यहाँ के वन मंत्री हैं, 20 जून 2020 को केंद्रीय वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री जावड़ेकर जी थे। उनको बड़ा स्पष्ट रूप से यहाँ के जो हसदेव अरण्य और माण नदी क्षेत्र का है उसकी भौगोलिक संरचना के संदर्भ में जानकारी, विस्तृत जानकारी देते हुए यह भी बताया था कि 1995 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो हाथी रिजर्व बनाने का प्रस्तावित है, तो इस क्षेत्र में न दिया जाए। जब यह प्रक्रिया शुरू होती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यही है, ये घड़ियाली आंसू बहाएंगे लेकिन केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, स्वीकृति देने का अधिकार, उसको विस्तार देने का अधिकार और निरस्त करने का अधिकार ये बता दे राज्य सरकार को है तो। और ये बात कर रहे हैं पर्यावरण की, इनके मंत्री ये बताएं अनुराग जी, या ये झूठ बोल रहे हैं या इनके केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी जी झूठ बोल के गए यहां से कि जो खनन एरिया है वहां ग्राम सभा की अनुमति जरूरी नहीं है। राज्य सरकार बताए 2014 से जब मोदी जी ने नोगो एरिया में माइनिंग की अनुमति देने के लिए जो प्रस्ताव लाया था, जो अध्यादेश जारी किया कमर्शियल कोल माइनिंग की, उसके बाद 41 खदान आवंटित किए थे जिसमें 9 छत्तीसगढ़ के हैं। कभी राज्य सरकार से सहमति मांगी गई हो तो बताएं। 470 ग्राम सभा की आपत्ति थी जिसको लेकर हसदेव के लोग 300 किलोमीटर पैदल आके यहां पर प्रदर्शन किए, गवर्नर से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, वो मोदी सरकार के खिलाफ था। और आज भी हम तो पहले भी कह रहे हैं ना, 2014 से पहले की जो स्थिति थी, नो गो एरिया में खनन नहीं होना चाहिए, लागू करवा दीजिए। कभी साहस है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि मोदी और अमित शाह को चिट्ठी लिख सके? क्योंकि फैसला तो केंद्र को लेना है। राज्य सरकार जो है शर्तों के अधीन जो प्रस्ताव आते हैं उस पर शर्तों पर कार्रवाई करके और उस पर देने का काम करती है। और राजस्थान सरकार, पहले भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, जो तमाम फैसलों में ये चीजें निकल के आई है, राज्य सरकारों के जो पावर हाउस है उसको प्रमुखता दी जाएगी। तो इनको निजी पूंजीपतियों को खदान आवंटन कराने में इंटरेस्ट है और राज्य सरकार को देश के संसाधन आवंटित ना हो। ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये इनका दोहरा चरित्र है सोनू जी। यदि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हसदेव अरण्य क्षेत्र से जरा भी आदिवासियों के संदर्भ में संपत्ति है तो उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, मोदी शाह के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। 10-10 सांसद हैं, इनके मुंह में दही जम जाता है जब जहाँ पर देखिए इसको निरस्त करने का अधिकार किसको है सोनू जी? केंद्र सूची का विषय कोल माइनिंग, इनके अनुराग जी जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लेते हैं। कोई भी माहौल क्या है जी? अनुराग जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले यह स्पष्ट करिए कि कांग्रेस क्या चाहती, वहां कोयला खनन हो कि ना हो?
सुरेंद्र जी बताइए, कोयला खनन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कांग्रेस ने तो लिखित में पत्र दिया, हमारे विभागीय मंत्री का रिकॉर्डेड पत्र है, सरकारी पत्र में यह कहा था 20 जून 2020, आप निकाल के देख लीजिए। क्या लिखा था पत्र में? तो भारतीय जनता पार्टी का है। पुलिस वहां खड़ा होकर कोयला खनन करवा रही है, पेड़ कटवा रही है। हसदेव अरण्य और मांड नदी के क्षेत्र में, क्योंकि अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, हाथियों का प्राकृतिक रहवास है, वहां पर खनन की अनुमति न दी जाए, यह स्पष्ट रूप से यहाँ के वन मंत्री ने लिखा। उसके बाद भी ये चंद पूंजीपतियों के गुलाम जो मोदी सरकार है, देश भर में ऐसे। दूसरी बात सोनू जी, जो छत्तीसगढ़ में जो हसदेव का है, तमोर पिंजला का जो क्षेत्र है, 85 से 90% वन है। भारत जो है 5 बड़े कोल उत्पादक देश में शामिल है और छत्तीसगढ़ सर्वाधिक कोल उत्पादन करता है। साथ ही उड़ीसा और झारखंड है जहां पर 40 से 45% वनांचल है कोल खनन क्षेत्र में, वहां पर ये नहीं करना चाहते। सारे संसाधन इनको छत्तीसगढ़ से ही चाहिए। और जब छत्तीसगढ़ को देने की बारी आती है, 3 रेक प्रतिदिन की मांग है, 1 रेक भी नहीं दिया जाता। रेलवे में 25,000 करोड़ से ज्यादा छत्तीसगढ़ से ट्रांसपोर्ट से कमाते हैं, भाड़े से कमाते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हमेशा छत्तीसगढ़ की उपेक्षा। तब भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। इसका समाधान क्या है सोनू जी? केंद्र सूची का विषय निरस्त करने का अधिकार किसको है? आवेदन की प्रक्रिया भी केंद्र से शुरू होती है और अंतिम आदेश भी केंद्र सरकार करती है। बिल्कुल अग्रवाल जी, आवेदन की प्रक्रिया भी केंद्र सरकार से होती है और अंतिम प्रतिक्रिया भी केंद्र सरकार को ही करनी है। सूची का विषय है। आदरणीय प्रवक्ता महोदय से एक बात बहुत एनपीसीए और एमबीडब्ल्यूएल का भी उसमें प्रावधान है, केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो भी उनके गाइडलाइन है, उसको भी दरकिनार किया गया। बताए उनसे एनओसी है तो स्पष्ट जवाब दे नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि 2020 में पत्र लिखा, 2022 है, और मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में ही कहा था कि 3 साल तक इस कोल खदान को रोका गया। 3 साल बाद अशोक गहलोत जी के आवेदन के बाद भी, आने के बाद भी 2014 से 18 तक दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। दबाव काम किया, तब तो कमर्शियल माइनिंग लगा के छत्तीसगढ़ के कोल इंडिया लिमिटेड के खदानें भी आवंटित की गई। तब किसी से एनओसी मांगेंगे? कौन सी सरकार की पुलिस है? क्या केंद्र की पुलिस है? क्या सीआरपीएफ 3 लाख आदिवासियों को बेदखल करने का पाप रमन सरकार ने किया था, जिसको हम फिर से बसा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने व्यापारिक मित्रों को खदान देना चाहते हैं। भाई वो खदान तो राजस्थान सरकार को अलॉट हुई है, और राजस्थान सरकार ने एमओडी किसको दिया है ये बता दें जरा। ये बार बार नाम क्यों नहीं ले रहे? हो कह रहा है, इस पर जवाब देने से कांग्रेसी बच रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, 2020 की बात मत करिए, आज की बात करिए। आज 3 महीने के अंदर जो कोल खदान खुला है, उसकी अनुमति किसने दी? वहाँ जो पुलिस देश में कमर्शियल माइनिंग पहली बार किसने शुरू की? कोल इंडिया लिमिटेड के खदानों को बिना ग्राम सभा की एनओसी के और 3 महीने के भीतर खदान का आवंटन हुआ है। राजस्थान सरकार को खदान आवंटित हुई है, राज्य सरकार ने सहमति दी है। अब सवाल यह है कि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। खदान का जो ठेका राज्य सरकार ने राजस्थान सरकार को दिया, उसको निरस्त किया जाएगा क्या केंद्र सरकार से बात करके? सोनू जी, कोल आवंटन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, जिसमें पर्यावरण के संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई थी। पेड़ लगाने का जो प्रावधान है, वो सारी चीजों को सख्ती से लागू कराया जाएगा। संघीय व्यवस्था है, पूरी तरह से केंद्र के अधीन है कोल बेरिंग एक्ट। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक नौटंकी करने के बजाय, बता, हम तो कह रहे हैं ना, जो 2014 से पहले की स्थिति थी, नो गो एरिया है, इसके 10 किलोमीटर के दायरे में खनन की अनुमति नहीं होना चाहिए। यदि साहस है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी सरकार से मांग करे। और आज तो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्थानीय हित जो है वो सर्वोपरि है। तो खदान का ठेका निरस्त होगा, केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे आप? एक संतुलन जरूर देखिए सोनू जी। निरस्त होगा या नहीं जी? प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक संपत्ति है, उसका दोहन जो है, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि निरस्त होगा या नहीं, केंद्र सरकार से आप बात करेंगे या नहीं? उस पेड़ नहीं कटेंगे, मुख्यमंत्री ने भी यही वो कहा तो केंद्र सरकार के हाथ में है। हमने तो लिखित में पत्र दिया, उसके बाद बचता क्या है? चलिए, हम सारी परिस्थितियां शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। उचित जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने दावे कर रही है और आदिवासियों का दोनों ही सरकारें हितैषी बता रही है। सोनू, ये सॉल्यूशन इससे निकलने वाला नहीं है।
क्योंकि मैं जानता हूं, जहां तक मेरी समझ है, कि दोनों सरकार मैनेज की हुई है। आप अगर बारदाने के लिए केंद्र के पास जा सकते हैं, आप चावल के उठाव के लिए केंद्र के पास जा सकते हैं, आप एथेनॉल के लिए केंद्र के पास जा सकते हैं, तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री अपनी स्थिति क्लियर क्यों नहीं करते जनता के सामने? आप बोल रहे कि मैं पेड़ कटने देना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि वो केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, तो ये भी तो नहीं बोल रहे हैं ना वो। आप पुलिस लगा के वहां पेड़ कटवा रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मात्र 8,000 पेड़ कट रहे हैं, तो आप अपनी पोजीशन तो जनता के सामने, 3 करोड़ जनता के सामने क्लियर कीजिए, वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10-10 सांसद हैं, वो क्लियर नहीं करते हैं। प्रदेश सरकार ने तो स्पष्ट रूप से लिखित में दिया है जो परिस्थितियां हैं, जो यहाँ के पर्यावरण के संबंध में। ठीक है, आपने 2020 में दिया होगा, तो आज आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जनता को क्यों नहीं बता देते कि हम इसके खिलाफ है? जनता अभी भी आपको क्यों गाली दे रही है? क्यों जनता आपके विरोध में जा रही है? क्यों आपके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं वहाँ? क्यों आपके मंत्री को वहां पे जाके स्पष्टीकरण देना पड़ता है? तो क्लियर कीजिए ना, आखिर आप किसकी तरफ हो? आप दोनों तरफ नहीं रह सकते। केंद्र सूची के विषय में राज्य सरकार अंतिम फैसला लेती है, क्या निरस्त करने का अधिकार राज्य सरकार को है? क्या आवेदन की प्रक्रिया राज्य से स्टार्ट होती है? आप केवल इतना ही बोलिए ना कि मेरी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। बारदाने के वक्त तो आप दिल्ली चले जाते हैं, चावल उठाओ के लिए आप दिल्ली चले जाते हैं, एथेनॉल के लिए दिल्ली चले जाते हैं। अगर भूपेश बघेल चाह रहे हैं कि अगर हम नहीं इसके लिए भी हमारे नेताओं ने लिखित में लिखे, मैं तो बता रहा हूँ ना उचित जी, इसके लिए भी कई बार चर्चाएं हुई। ये बताया गया कि जो उड़ीसा और झारखंड के जो खनन क्षेत्र है वहाँ केवल 40 से 45% बना है, हमारे यहाँ 85 से 90% है। पेरिस समझौता में केंद्र सरकार ने हस्ताक्षर किया है, जिसकी बाध्यता भी पूरे देश के लिए है। आज दोनों की राजनीतिक पोजीशन ऑकवर्ड है। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कह रहे हैं कि मैं जनता के साथ हूं, तो आपके सांसद चलिए बिल्कुल भूपेश बघेल जी आज क्यों नहीं बोलते थे कि एक भी पेड़ नहीं कटेगा? मेरी केंद्र की मजबूरी है, मैं विरोध करूंगा। भूपेश बघेल जी खुद खड़े हो जाए पेड़ को। चलिए उचित जी, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुराग जी आपका भी, सुरेंद्र जी आपका भी। तो जंगल कटाई का खेल खुले तौर पर चल रहा है। आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो कि आदिवासियों के समर्थन में खड़े हो गए हैं, आदिवासियों के साथ खड़े हैं, स्थानीय ग्रामीणों के साथ, उन्होंने कहा है कि पेड़ नहीं कटने दिया जाएगा। और केंद्र और राज्य सरकार के बीच ये ठेका फिलहाल देखने वाली बात होगी कि राजस्थान सरकार को मिलता है नहीं मिलता है, निरस्त होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप नमस्कार।